सुप्रभात बच्चों, साई राम। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सभी ने अपना अपना गृह कार्य किया होगा। आज की कक्षा में हम रचनात्मक लेखन देखेंगे। हमारे हिंदी में 3 भाग हैं। एक भाग में पाठ्य पुस्तक आ जाती है हमारी, जिसमें क्षितिज और कृतिका। फिर भाग 2 करते हैं उसमें आ जाता है हमारा व्याकरण। व्याकरण में मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया था। उसमें हमारा आता है वाक्य रचना के आधार पर, उसके बाद वाच्य, फिर रस और फिर पद परिचय, इस प्रकार से। फिर भाग 3 हमारा रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में हमारा मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया था। पाठ्यक्रम में हमारा क्या था, इसमें पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के पत्र हैं हमारे। विज्ञापन लेखन और निबंध, ये 5 अंक का था हमारा। जो पत्र थे, विज्ञापन 5 अंक के थे और निबंध 10 अंक के थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। ये जो हमारा पाठ्यक्रम था, ये 2019 और 20 का था, 2019 एंड 20। इस बार थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया है कि ये पाठ्यक्रम हमारा बदल गया है। अब इसका परिवर्तित रूप देखेंगे, क्या बदला है इसमें। में देखेंगे विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। तो इसमें हमारा 5 अंक का अनुच्छेद लेखन आ गया है। अब आपकी परीक्षा में अनुच्छेद आया करेगा, उसमें आपको शीर्षक दिया जाएगा जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए होंगे और समाज की समस्या को लेकर भी हो सकते हैं। तो उस पर हमें 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। अपने विचारों को लिखना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। अब बात देखते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। तो यह भी 5 अंक का है, ये 5 अंक का था, ये भी 5 अंक का। जैसे पहले आता था पत्र आते थे 5 अंक के, तो इसी प्रकार से इसमें कोई बदलाव नहीं। इस बार भी पत्र आएगा। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। तो इसमें विज्ञापन आता है, विज्ञापन मैंने आपको करा दिया है वैसे। तो यह भी 5 अंक का है हमारा। फिर उसके बाद देखेंगे संदर्भ लेखन, शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जो 30 से 40 शब्दों में होंगे। तो यह भी 5 अंक के होंगे। इस प्रकार से जैसे हमारा विज्ञापन पहले आता था, अब भी आएगा विज्ञापन। उसके बाद जो पत्र आता था वो भी पत्र आएगा, लेकिन इसमें अब हमारा निबंध हट गया है। निबंध के स्थान पर क्या आ गया है, अनुच्छेद 5 अंक का, और उसके बाद आ गया संदेश। तो ये हमारा 2 नई चीज़ें आई हैं इसमें, जो निबंध के स्थान पर आई हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम क्या हो गया है। अब 2020 और 21 में हमारा पाठ्यक्रम हो गया है अनुच्छेद 5 अंक का। उसके बाद संदेश लेखन 5 अंक का, विज्ञापन लेखन 5 अंक का, और फिर आ गया है हमारा पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, यह भी 5 अंक के हैं। निबंध के स्थान पर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं जो 5-5 अंक की होती हैं।
पहले निबंध हमारा 10 अंक का होता था, लेकिन अब ये 5-5 अंक के इन्होंने 2 चीज़ें दे दी हैं, अनुच्छेद और संदेश लेखन। ठीक है, आगे समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम संदेश लेखन देखेंगे कि संदेश कैसे लिखा जाता है। इससे तो आपको मालूम ही है, संदेश किसे कहते हैं? किसी को खबर देना, समाचार देना। हम शुभ अवसरों पर दूसरों को बधाई देते हैं, अपने घर में भी बधाई देते हैं, समाज में जो हमारे ऑफिशियल है, मतलब है कि हम जहाँ हम काम करते हैं, दफ्तर वगैरह में, वहाँ पर भी हम बधाई देते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का भी संदेश आता है, तो उसमें भी वे लोगों को संदेश देते हैं, समाचार जागरूक करते हैं अपने संदेश के द्वारा। वो भी खबर देना, समाचार देना है। तो ठीक है, आज हम देखते हैं यहाँ पर संदेश लेखन कि संदेश किसे कहते हैं, ये कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आइए संदेश लेखन देखेंगे। इसमें देखेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है, संदेश किसे कहते हैं और इसका प्रारूप कैसा होता है, ये हमें कैसे लिखना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, और इसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। अब देखेंगे, संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। जो संदेश शब्द आया है वो कहाँ से आया है? हमारा संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। ठीक है, संदेश का क्या अर्थ है? हमारा खबर या समाचार प्राप्त करना। कोई हमें समाचार दे रहा है या सूचना दे रहा है, सूचना देना भी संदेश में ही आता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। तो इसमें यह है कि हम संदेश को ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को देना है, हम इसे एक ही व्यक्ति को भी दे सकते हैं और समूह में भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी को, अपने मित्र को, दोस्त को हमें बधाई देनी है जन्मदिन की, तो हम ये एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं। या और कुछ है कि किसी ने अपना नया कार्य शुरू किया है, तो उसकी बधाई भी हम एक ही व्यक्ति को देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं संदेश जो हम समूह में देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का आता है, प्रधानमंत्री का जनता के नाम संदेश आता है, तो वो समूह में दे रहा है। विद्यालय में गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं या स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं, जो प्रधानाचार्य जी हैं वो समूह में ही देते हैं। ये तो नहीं है कि एक ही बच्चे को दी जा रही है। तो इसी प्रकार से कुछ संदेश ऐसे होते हैं कि एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, और कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो समूह में ही दिए जा सकते हैं। ये नहीं है कि संदेश को हम केवल एक ही व्यक्ति को देते हैं या सभी को देते हैं। ठीक है, अब आगे, ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यकाल में लिखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि संदेश को हम लिखित भी दे सकते हैं और मौखिक रूप से भी दे सकते हैं। जैसे जन्मदिन की बधाई है तो हम ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, शुभकामना पत्र वगैरह लिखते हैं, तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं। और उसको अपने ऐसे ही शब्दों में उसको बोलकर भी शुभकामना दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो संदेश होते हैं वो सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। कि हम किसी को अगर पर्सनल दे रहे हैं किसी को बधाई, तो क्या है, वो हमारा व्यक्तिगत होगा, और जो समाज में हम सभी को समूह में दे रहे हैं तो वो सामूहिक हो गया है। ठीक है, इसको लिखने के कारण, संदेश लिखने के बहुत से कारण होते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक।
दोनों तरह के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक हो गया। जैसे व्यक्तिगत रूप से हम संदेश दे रहे हैं या हम सामूहिक रूप से सबको वैसे जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आता है वो औपचारिक होता है। तो इस प्रकार से इसमें दोनों प्रकार के संदेश आते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी करीबी को कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है। ठीक है। अनौपचारिक में क्या आता है, जब हम किसी अपने करीबी को कोई बधाई देते हैं या सूचना देते हैं। अनौपचारिक संदेश क्या है, अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। ठीक है। दोनों प्रकार से आपको है कि अनौपचारिक में किसी करीबी के लिए आ जाता है और अपने जो परिजनों को हम देते हैं संदेश वो भी अनौपचारिक में आता है, रिश्तेदारों को देते हैं वो भी अनौपचारिक में ही आता है। ठीक है। ये आपको समझ में आया। औपचारिक में क्या आ गया हमारा, ये अनौपचारिक हमने आप समझा। अब पढ़ते हैं हम औपचारिक। औपचारिक संदेश किसी दिए जाते हैं वो किसी अधिकारी को या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से होता है। ठीक है। यह सार्वजनिक संदेश होते हैं। जो औपचारिक में आते हैं वो अधिकतर संदेश कैसे होते हैं, वो सार्वजनिक होते हैं। ठीक है। ये आपको समझ में आया। आजकल आपने देखा होगा कि संदेश भेजने के माध्यम भी बदल गए हैं, इसमें ये परिवर्तन आ गया है। अधिकतर पहले पत्र लिखे जाते थे और हम जब किसी को जन्मदिन की बधाई देनी होती थी तो हम ग्रीटिंग वगैरह देते थे, शुभकामना पत्र वगैरह लिखकर भेजते थे। लेकिन अब इसका माध्यम क्या हो गया, अधिकतर व्हाट्सएप हो गया या एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, फेसबुक, ट्विटर आदि ये हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिकतर हम प्रयोग करने लगे हैं जिनके जरिए हम संदेश भेजते हैं। अधिकतर कोई पत्र नहीं लिखता। आजकल कहाँ पत्र लिखे जाते हैं, आजकल व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल वगैरह ही किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे संदेश लेखन के प्रकार। तो संदेश लेखन के भी कई प्रकार होते हैं कि कितने प्रकार के संदेश होते हैं। तो सबसे पहले शुभकामना संदेश। हम किसी को अगर बधाई दे रहे हैं तो क्या होता है कि वो शुभकामना संदेश में आता है। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों को पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेश, ये सब शुभकामना में ही आते हैं। किसी ने अपना नया कार्य शुरू किया है तो यह भी अगर हम संदेश वो देते हैं, उनको बधाई देते हैं तो वो भी शुभकामना संदेश में ही आते हैं। ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पे देखेंगे पर्व व त्योहार संदेश। जो हम त्योहारों पर सबको मैसेज भेजते हैं, सूचना भेजते हैं और बधाई देते हैं, जैसे दिवाली की बधाई है, होली की बधाई है, तो ये क्या है, हमारे पर्व और त्योहारों पर संदेश दिए जाने वाले हैं, बधाई देते हैं। तो इसमें भी दोनों प्रकार के संदेश होते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी जाती है तो इसमें अगर अपने लोगों को हम बधाई दे रहे हैं तो उसमें क्या है, वो अनौपचारिक में आता है। अगर प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आ रहा है तो वो औपचारिक में आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी संदेश होते हैं, सबको बधाई दी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल होते हैं। जो पर्व और त्योहार पर संदेश होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर शोक संदेश। शोक संदेश में अधिकतर आता है इस तरह कि संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि हो या मृत्यु हो गई हो तो उस पर जो संदेश दिया जाता है वो शोक संदेश होता है। ठीक है। नंबर 4 व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश में क्या होता है, परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। ठीक है। जो हम अपने करीबी लोगों को देते हैं, अपने परिवार में किसी
को बधाई देना है, किसी की शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है या कोई कहीं जा रहा है तो वो हमें संदेश किसी को देना है, तो यह सब इसमें व्यक्तिगत संदेश में आता है। ठीक है, आता है आगे सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश आते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश महत्वपूर्ण होते हैं। तो सामाजिक संदेश में अधिकतर क्या होता है कि समाज के नाम संदेश होता है, सब लोगों को संदेश दिया जा रहा है जो हम लोगों को जागरूक करने के लिए, जो हम लोगों को खबरें देते हैं, समाचार देते हैं, ये हमारे क्या है, ये सामाजिक संदेश में ही आते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना पर जो जागरूक किया जा रहा है, लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि हाँ ऐसे कीजिए या ऐसे अपना बचाव कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये सामाजिक संदेश में ही आते हैं। ये हम एक ही व्यक्ति को नहीं देते, ये हम समाज को संदेश दे रहे हैं। जो अधिकतर पेड़ पौधे लगाने पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिससे हमें हवा शुद्ध मिल सके, तो यह भी हमारे सामाजिक संदेश में ही आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो संदेश है, ये भी सामाजिक संदेश में ही आता है। ठीक है, आपको ये तरह समझ में आया। फिर आता है मिश्रित संदेश। तो इसमें मिश्रित संदेश में क्या है, मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़ भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सभी मिश्रित हो गए। जैसे सामाजिक में तो हमने समाज के कार्यक्रम जोड़े थे, उसमें धार्मिक भी आ जाते थे, इसमें मिश्रित आ जाएंगे, सब प्रकार के होंगे। इसको हम अगर उधर भी रखें, क्योंकि समाज के कार्यक्रम तो ये भी हैं कि लोगों को जागरूक करना है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, मिश्रित संदेश में इसमें सभी चीज़ आ जाती हैं। बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है या बाढ़ भूकंप आती है उसके प्रति संदेश दिया जाता है कि भाई उन लोगों की सहायता कीजिए, तो ये सब मिश्रित संदेश में ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संदेश को लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें किन किन बातों को अपने मन में रखकर उसको संदेश को लिखना चाहिए कि इसमें कोई गलती नहीं हो जाए। तो सबसे पहले आता है इसमें कि सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाता है। तो जैसे विज्ञापन लेखन में मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन हमेशा बॉक्स में बनाया जाता है, तो इस प्रकार से संदेश को भी हम एक बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं या गोला या सर्कल वगैरह बना लेते हैं, उसके अंदर संदेश को लिखते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। तो अगर हम संदेश लिख रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, उस संदेश जरूर लिखेंगे, उसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले संदेश आता है, सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, फिर संदेश लिखते हैं, फिर एक तरफ दिनांक और एक तरफ समय लिखते हैं। नंबर 3 पे देखेंगे मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों का वर्णन करें। तो जो हमारा मुख्य विषय संदेश हम क्यों लिख रहे हैं, तो उसको हम कम प्रयोग करेंगे लेकिन प्रभावशाली शब्दों में ही करेंगे। शब्द अच्छे होने चाहिए जब हम लिखेंगे। अब नंबर 4 पे अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। तो अंत में क्या जाएगा कि नाम जरूर लिखें जो संदेश लिखा जा रहा है। आपने देखा कि अगर प्रधानमंत्री जी भी देश के नाम संदेश करते हैं तो नीचे प्रधानमंत्री जी आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम किसी को जन्मदिन की बधाई देने हैं तो आपने देखा कि नीचे अपना नाम लिखते हैं हम। आगे नंबर 5 देखेंगे संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हमें संदेश लिखते हैं तो उसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों में होनी चाहिए और शब्द कैसे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। नंबर 6 अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। अगर हमें संदेश को ज़्यादा ही प्रभावशाली बनाना है, सुंदर बनाना है, तो हम उसमें चित्रों का भी प्रयोग कर
सकते हैं। 7 नंबर पे, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। संदेश को रचनात्मक, सृजनात्मक होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम संदेश को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं तो उसमें हम शायरी, दोहा या कविता या श्लोक भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम जन्मदिन की बधाई देते हैं तो ऊपर 2 पंक्तियाँ कविता की ही लिख देते हैं। या आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं कोई बधाई दे रहे हैं या है कि किसी को शुभकामना पत्र दे रहे हैं, शादी की सालगिरह किसी को, वैसे उसमें बधाई दे रहे हैं तो उसमें हम कविता की 2 पंक्तियाँ डाल देते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। समाज के नाम संदेश, आपने देखा होगा कि संदेश दिया जाता है, समाचार पत्र में छपते हैं संदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी संदेश आ रहे थे इसको लेकर, इस उद्देश्य को लेकर। तो सबसे ऊपर क्या है कि तस्वीर बना दी जाती है लड़कियों को पढ़ाते हुए, तो उससे ज़्यादा संदेश हमारा प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, अब नंबर 8 पे देखेंगे, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें जब संदेश लिखते हैं तो हमें सरल शब्दों में लिखा जाना चाहिए जिससे लोग आसानी से समझ जाएं। जिसे हम संदेश दे रहे हैं अगर वह आपकी भाषा को नहीं समझ रहा है तो संदेश देना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, प्रभावशाली भी होना चाहिए और विषय के अनुसार भी होना चाहिए। ठीक है, नंबर 9 पे देखेंगे, विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। विषय के अनुसार ये हो गया कि अगर हम किसी को शुभकामना पत्र दे रहे हैं, किसी को शादी की बधाई दे रहे हैं तो हमें अच्छे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, चटक रंगों का। ठीक है, और अगर हम किसी को शोक संदेश दे रहे हैं तो हमें अधिकतर हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमें विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रंग किस समय हम प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा कि दिवाली का समय है, दिवाली की बधाई दी जा रही है, तो हम कैसे रंगों का प्रयोग करेंगे? जो ज़्यादा उत्साहित करने वाले होते हैं, क्योंकि दिवाली पे उत्साह से जागृत होता है हमारे मन में, सब तरफ चहल पहल होती है। होली का है, होली का त्यौहार भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर शोक संदेश दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल मतलब है कि हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे संदेश प्राप्त करने वाले को शांति प्राप्त होती है। ठीक है, अब 10 पर देखेंगे। 10 पे है, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय से संबंधित बातों को ही लिखना चाहिए, केवल विषय वस्तु पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं कि हम, और वैसे तो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं या कोई शुभकामना पत्र लिख रहे हैं, लेकिन हम 2 लाइनें शुभकामना की लिख के कहीं और कुछ और बातें करने लगे हैं। ऐसी नहीं है कि हमें केवल विषय के अनुसार ही बातें करनी चाहिए, विषय वस्तु पर ही ध्यान देना चाहिए। ये आपको समझ में आया है? अब इसका प्रारूप देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि संदेश को कैसे लिखते हैं, क्या प्रारूप होना चाहिए उसका, अगर इसके अनुसार आप करेंगे तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे परीक्षा में। तो हमें इसके प्रारूप के अनुसार ही हमें संदेश लिखना चाहिए, संदेश को बनाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले जब हम संदेश लिखते हैं तो सबसे ऊपर हमारा संदेश लिखा होना चाहिए। ठीक है, सब पहले संदेश आएगा, फिर दिनांक आ जाएगी, फिर समय आ जाएगा। औपचारिक में संबोधन भी आना चाहिए। अगर देश के नाम हम संदेश दे रहे हैं तो उसको संबोधित भी करेंगे। फिर विषय के अनुसार संदेश दिए जाते हैं। यहाँ लिखेंगे जो हमें संदेश देना है और वह विषय के अनुसार ही होना चाहिए, जो जिस उद्देश्य से हम संदेश दे रहे हैं। जैसे हम पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो हमें केवल उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। या स्वच्छ भारत के ऊपर हम संदेश दे रहे हैं तो हमें उसको ध्यान में रखकर ही संदेश देना चाहिए। अंत में अपना नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, यह अनौपचारिक पत्र का है प्रारूप। इसमें देखो सबसे पहले संदेश आ गया, एक तरफ दिनांक है, एक तरफ समय है। इसमें विषय हेतु संदेश दे रहे हैं, क्या विषय है? जन्मदिन
की बधाई देना है या शोक संदेश है, तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे। फिर अंत में अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो इसमें है कि गणतंत्र दिवस पर बधाई दी जा रही है देशवासियों को, तो ये कौन सा संदेश हो गया हमारा? सामूहिक संदेश हो गया, है ना। सामाजिक संदेश में भी आ सकता है इसको। ये बधाई भी दी जा रही है, तो ये सामाजिक संदेश है, सामूहिक रूप से दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें हमने बॉक्स बनाया, ये ऊपर हमने संदेश लिखा कि क्या संदेश दिया जा रहा है। फिर हमने इसमें चित्र भी बना दिया है, दिनांक हो गया, फिर समय है, फिर इसके बाद संदेश दिया जा रहा है। अंत में देखिए, अंत में नाम भी है कि मुख्यमंत्री जी ने यह संदेश दिया है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में देंगे कि इसमें क्या क्या हमें प्रयोग करना है, कब क्या लिखना है। ठीक है, इससे आपके परीक्षा में 5 अंक पक्के हो जाते हैं। अब उदाहरण 2, ये जन्म दिवस पर बधाई दी जा रही है, शुभकामना संदेश है ये। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमने संदेश लिखा कि हमारा क्या संदेश है? जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। फिर हमने इसमें पंक्ति भी लिखी है, देखो कविता से ये प्रभावशाली हो गया है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। तो हमने ये कविता की पंक्ति लिखी, इससे प्रभावशाली हो गया। इसके बाद दिनांक हो गया, समय हो गया, और किसको लिख रहे हैं ये भी है, और लास्ट में क्या हो गया, इसमें अंत में हमने नाम भी लिखा है। ये संदेश किसने लिखा है उसका नाम भी है। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण 3 देखते हैं, ये शोक संदेश। तो ये देखिए, शोक संदेश एकदम कलर, इसके जो रंग हैं, रंग सादे होने चाहिए, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग है या कुछ है तो ऐसे रंग होने चाहिए कि जो शांति प्रदान करें। इसमें भी सबसे पहले हमने लिखा है कि संदेश, फिर समय हो गया, दिनांक हो गया, फिर उसके बाद अपने लिखा कि शोक संदेश, हमारा संदेश क्या है, विषय क्या है, वो सब लिखेंगे, और अंत में जाके अपना नाम हो गया कि यह है कि शोकाकुल परिवार, मतलब परिवार के सब लोग आ गए इसमें। ठीक है, अब आगे उदाहरण 4, दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश। तो यहाँ पर दीपावली की बधाई दी जा रही है, तो आपने देखा कि इसमें हमने पिक्चर का भी प्रयोग किया है, तस्वीरों का प्रयोग किया है, और इसमें श्लोक वगैरह भी लिखा है, कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं। देखो, इसमें कविता की पंक्ति से हमारा जो संदेश है वो प्रभावशाली हो जाता है और पढ़ने वाले को वो अच्छा लगता है। तो ठीक है, ये बॉक्स, ये आपने मन में रखना कि हमें संदेश लिखना है तो बॉक्स बनाना है, संदेश लिखना है, चित्रों का प्रयोग करना है, कविता की पंक्ति लिखनी है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक उदाहरण और देते हैं, माँ को संदेश। ये व्यक्तिगत संदेश में आ जाता है। अगर हम किसी को, अपने परिवारजनों को कोई खबर पहुंचा रहे हैं, समाचार पहुंचा रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत संदेश में आ जाता है। इसमें एक तरफ समय आ गया, एक तरफ दिनांक आ गई है, फिर इसमें विषय भी लिखा हमने, और अंत में नाम आ गया। ठीक है, आपको संदेश अच्छे से समझ में आया है। इस प्रकार से इतने प्रकार के संदेश हैं, मैंने उदाहरण भी आपको दिए हैं। तो ये उदाहरण वगैरह आप अपने अच्छे से मन में रखना और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी ये संदेश करना। ठीक है, आप ये संदेश के जो उदाहरण दिए हैं मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और यह भी पता चल जाएगा कि हमें संदेश कैसे लिखने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम, खुश रहिए, सुखी रहिए। जो मैंने उदाहरण दिए हैं संदेश लेखन में, ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर करना, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साईं राम।